स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ आगे सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े ट्रेंड आपको बताएंगे दोस्तों, आज होने वाला है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिल्ली में जोरदार तरीके का आंदोलन। बताएंगे कहां पर होने वाला है बड़ा कार्यक्रम दोस्तों। इसी के साथ में किसानों के आंदोलन में लगे हुए सारे संगठन आ गए हैं वक्त कानून के समर्थन में। बताएंगे 10-10 जगह महापंचायतें होने वाली है दोस्तों, और बिहार यानी चुनावी राज्य के अंदर डलने वाला है डेरा। बताएंगे किस तरीके की योजना पर चल रही है तैयारी दोस्तों, और जैसे ही वक्त कानून पर लगी रोक वैसे ही अब बीजेपी के लोगों ने छोड़ा है यूसीसी का सगुफा। बताएंगे इस नए चर्चा को कैसे हवा दे रही है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, लेके करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जैसे तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे उसी तरीके से वक्त कानून को भी वापस लेना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश नहीं मानता वक्त कानून लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर वक्त कानून को लेकर देश भर के अंदर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले बेंगलुरु में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करते नजर आए दोस्तों। इसके बाद हैदराबाद, फिर बिहार के किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया के अंदर जोरदार तरीके का आंदोलन बीते दिन हुआ है दोस्तों। लेकिन आज होने वाला है सीधा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक जोरदार तरीके का आंदोलन। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चलो ताल कटोरा स्टेडियम कार्यक्रम का आज आयोजन करने का फैसला लिया था दोस्तों। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि वक्त संशोधन अधिनियम के खिलाफ आज चलो ताल कटोरा स्टेडियम का कार्यक्रम होने वाला है। इसमें सारे समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है दोस्तों, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बुलाए जा रहे आंदोलन की यह सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, और इसके बाद 30 तारीख को ब्लैकआउट किया जाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसान आंदोलन की तरह एक रोड मैप के तहत आगे बढ़ रही है। पहले अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया गया, फिर ताल कटोरा स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा, फिर ब्लैकआउट का प्रोग्राम है, उसके बाद और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किए जाएंगे दोस्तों। ऐसे में किसान आंदोलन करके किसानों ने बीजेपी को तीनों काले कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था दोस्तों। अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सजा देने के लिए वहां लोगों के बीच में अभियान चलाया जाएगा और 10 महापंचायतें आयोजित की जाएगी दोस्तों। यानी पूरे बिहार के अंदर चुनावी समीकरण को पलटने के लिए किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं एसकेएम। नए लेबर कोड के प्रोटेस्ट में 20 मई को केंद्रीय मजदूर संघों के द्वारा आहूत आम हड़ताल को भी समर्थन दिया गया है दोस्तों, और किसान श्रमिकों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि एसकेएम की आम सभा में बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए और उनको सजा दिलवाने के लिए बिहार की जनता के बीच में 10 महासभा का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि आम सभा ने नवंबर में होने वाले बिहार के चुनाव को पूरी तरीके से पलट देने हैं दोस्तों, ये डंके की चोट पर कहा जा सकता है। और ऐसे में क्योंकि बिहार के अंदर वक्त कानून को लेकर भी जबरदस्त तरीके से फोकस है और हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी बड़ी जगह पर आंदोलन चल रहा है दोस्तों, और क्योंकि बिहार में वक्त कानून को लेकर भी प्रोटेस्ट है दोस्तों और दूसरा किसान भी आंदोलन करने जा रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है दोस्तों बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के जीत की संभावना के सारे रूप को पलट देगा दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वक्त कानून लेकर आई भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट में जब तगड़ा झटका लगा तो इसके बाद भाजपाइयों को खुश करने के लिए बीजेपी ने एक नया वीडियो जारी किया है दोस्तों। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने की उपलब्धि के बारे में एक वीडियो जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें वक्त कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की तैयारी को लेकर इशारा किया गया है दोस्तों। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किए गए वीडियो को टाइटल दिया गया है दोस्तों की बिग मूव्स अंडर मोदी 3.0 द जर्नी इज जस्ट बिगिन। इस वीडियो में दोस्तों यूसीसी लाने का एक दावा किया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार का अगला प्रोजेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है। जैसा ही ये वीडियो बीजेपी के द्वारा जारी किया गया दोस्तों, इसे लेकर अब एक नए तरीके से विवाद और डिबेट शुरू हो गया है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी पहले वक्त बिल लेकर आई थी और जरूर अब यूसीसी लाने की कोशिश करेगी दोस्तों, और मुस्लिम पर्सनल लॉ में बीजेपी कहीं ना कहीं दखल देने की कोशिश कर रही है, जिससे देश के अंदर भाजपा विरोधी माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सगुफा इसलिए छोड़ा है क्योंकि बीजेपी को पहले ही वक्त बिल के मामले को लेकर झटका लगा है दोस्तों, कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो भाजपाई समर्थकों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यानी बीजेपी के लोग यूसीसी लेकर भी आएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश करने मात्र के लिए ऐसा किया गया है दोस्तों। साफ तौर पर बीजेपी अपने समर्थकों को खुश करने के लिए उनको एक ढकोसला देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी वक्त कानून लाने में जब इतना संघर्ष कर रही है तो यूसीसी लाना तो भाजपा के लिए लगभग असंभव है दोस्तों। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की सरकार नहीं है, बल्कि उधार पर मेजोरिटी है, तो इतना रिस्क बीजेपी नहीं लेने वाली है दोस्तों। हालांकि अपने समर्थकों को एक सगुफा छोड़कर खुश करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों गोदी मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन जगह जगह पर वक्त कानून को लेकर प्रोटेस्ट जारी है दोस्तों। बिहार के किशनगंज में हुए जोरदार रैली के बाद अब पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के अंदर वक्त संशोधन बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया गया दोस्तों। धरना प्रदर्शन का आयोजन कस्बा के लेखना पंचायत के मजगमा में किया गया। कड़ी धूप के बावजूद हाथों में तख्तियां लेकर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए दोस्तों। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कस्बा प्रखंड के लखना पंचायत के मुखिया मोहम्मद अनवर ने किया है दोस्तों, जिसमें जिले भर से हजारों लोग शामिल हुए हैं। धरने पर डटे लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है दोस्तों, और वक्त संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अब जगह जगह नीतीश कुमार के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। नीतीश बाबू ने बिहार के चुनाव में अपनी पार्टी के दिन खुद से पलटवा लिए हैं दोस्तों, यानी जिस वक्त कानून को लेकर पूरे
जो देश भर के अंदर विरोध जारी है वहां पर जाकर जेडीयू ने सपोर्ट कर दिया था और अब जेडीयू को जबरदस्त स्ट्रगल के दौर से गुजरना पड़ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में वक्त संशोधन बिल, महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 के खिलाफ पटना के अंदर भीम आर्मी की राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी काशीराम में प्रदर्शन किया है दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हो गई है दोस्तों। काफी कड़ी मशक्कत के बाद सभी को पकड़कर थाने ले जाया गया, जहां गिरफ्तार करके रखा गया। कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने कहा है कि यह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारी धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पहचान पर जहरीला हमला है। कुल मिलाकर दोस्तों भीम आर्मी पूरी तरीके से अपने संगठन के तौर पर वक्फ बिल का विरोध कर रही है दोस्तों। ऐसे कई और संगठन है जिनके अपने अपने तरीके के विरोध करने के तरीके हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को लग रहा था कि उनका जो मन करेगा बोल जाएंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने लपेट दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की गई अभद्र भाषा और अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल करने के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट फॉर्म में आ गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा से बाहर निकलकर काम किया, इस तरीके का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर धार्मिक युद्ध भड़काना चाहता है, इसीलिए ऐसे आदेश जारी किए गए दोस्तों। कुल मिलाकर इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से इसे उठाकर जेल के सलाखों में डालने की मांग की गई है दोस्तों। और मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी वकील की ओर से इजाजत दे दी गई है दोस्तों, यानी मोदी सरकार ने अपने ही सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के बड़बोले नेताओं को जब तक कठोर से कठोर सजा नहीं सुनाई जाएगी दोस्तों, ये लोग लाइन पर नहीं आएंगे, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। और यूनियन मिनिस्टर और एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान अचानक से बिहार में सक्रिय हो रहे हैं दोस्तों। संसद के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने के बाद अब बिहार के विधानसभा में लौट रहे हैं दोस्तों। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो बिहार के नेता है, अब उनका दिल्ली में मन नहीं लग रहा है दोस्तों। इसके बाद चिराग पासवान के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। उम्मीद की जा रही है कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरने वाले हैं दोस्तों। और उनके चुनाव लड़ने का मतलब नीतीश कुमार को चुनौती देने जैसा है, यानी एक और चिराग पासवान के सपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा, नीतीश कुमार की पार्टी भी जनता दल यूनाइटेड भी बुरी तरीके से डर गई है दोस्तों, इसीलिए एक के बाद एक कई सारी बैठकें बुलाई गई है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर चिराग पासवान को बिहार में आगे कर रही है, ये डंके की चोट पर कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश पहले से रची हुई है दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र में 7:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में जब मतदान बंद होना चाहिए था, तब 65 लाख अतिरिक्त वोट डाले गए। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है कि एक वोट डालने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। उसके हिसाब से अगर आप टाइम निकालेंगे तो वोट लगभग रात में 2 बजे तक डाले गए होंगे, यानी जो टाइमिंग है 7:30 बजे से पहले 5:30 और 7:30 बजे के बीच में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये 2 बजे तक का एक इक्वेशन बन रहा है दोस्तों। राहुल गांधी की ओर से पूछे गए सवाल पर अब तक कोई जवाब तो आया नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन कुल मिलाकर सवाल तो यही है कि अंततोगत्वा इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर 65 लाख वोट कहां से आए, अचानक कैसे डले। राहुल गांधी की ओर से जैसे ही ये सवाल पूछा गया वैसे ही यहाँ पर इंडिया के अंदर दोस्तों एक शो करवाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं विदेश में जाकर भारत की बुराई करने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है दोस्तों। हालांकि सबको पता है कि राहुल गांधी ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर एमसीडी के इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं दोस्तों। एक तो मेयर है, दूसरा डिप्टी मेयर के पद को लेकर ये उम्मीदवार उतारे गए हैं। और जैसे ही खबर कांग्रेस पार्टी को मिलती है दोस्तों, सबसे बड़ा खेला हो गया है। दरअसल दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जो 25 तारीख को होने वाले हैं अपना उम्मीदवार उतार दिया दोस्तों। और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि वो एमसीडी का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद जैसे ही खबर कांग्रेस पार्टी को मिलती है, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है दोस्तों। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने राजा इकबाल को मेयर पोस्ट और डिप्टी मेयर पोस्ट के लिए जय भगवान यादव को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पोस्ट को लेकर मनदीप सिंह को मैदान में उतारा है। और दूसरा अरीबा खान है जो डिप्टी मेयर के पोस्ट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी दोस्तों। इन दोनों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब पूरा मामला इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों, क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन में कोई कभी भी जीत सकता है दोस्तों। कारण यह है कि एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पर नहीं चलता। जिस पार्टी का पार्षद है गारंटी नहीं है कि उसी को वोट मिलेगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी मिल जाते हैं तो बीजेपी के आसपास का नंबर होगा। मुकाबला दिलचस्प है दोस्तों। एक तरफा कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दिया और खुद का उम्मीदवार उतारकर साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी को किसी भी कॉर्नर पर जीतने का मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों। कोशिश की जाएगी कि भाजपा को शिकस्त की जाए। अगर आप भी मानते हैं कि इसी अप्रोच के साथ कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर प्रदर्शन कर रही है, उसका फल भी उनको मिल रहा है दोस्तों। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यही चाह रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव होकर एक एग्रेसिव कांग्रेस वाले मोड में आ जाए, और इसीलिए दोस्तों आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पार्टी की गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों। ऐसे में एक जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके अनुसार पार्टी के बड़बोले नेताओं को लेकर राज ठाकरे साफ शब्दों में 29 का इंतजार करने का निर्देश दे रहे हैं दोस्तों। यूबीटी से गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे भी गंभीर नजर आ रहे हैं दोस्तों। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सार्वजनिक तौर पर अपने बीच के छोटे छोटे झगड़ों को भुलाकर साथ में आने की तैयारी कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन अचानक से राज ठाकरे की पार्टी की ओर से एक आदेश जारी किया जाता है दोस्तों, बल्कि राज ठाकरे ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि
कि 29 अप्रैल तक मुंह बंद रखो, यानी 29 अप्रैल का डेडलाइन दे दिया गया है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में कोई बातचीत चल रही है और 29 तारीख तक के लिए शांत रहने के लिए बोला गया है, यानी हो सकता है कि औपचारिक तौर पर 29 तारीख को दोनों भाई एक साथ बैठे और ठाकरे परिवार एकजुट हो जाए। दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना होगा और कहीं ना कहीं राज ठाकरे के बयान से लग रहा है कि 29 अप्रैल ही शायद अंतिम तारीख तय की गई है। दोस्तों अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री का एक टर्न देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मराठी अस्मिता एक बार फिर से सेंट्रल स्टेज आएगा और महाराष्ट्र मुंबई के अंदर बीएमसी इलेक्शन के साथ साथ तमाम इलेक्शन के अंदर एक तरफा जीत जाएगी एमएनएस पार्टी और राज ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी। दोस्तों आपको क्या राय है लिखकर जरूर बताइए। के साथ साथ राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं है, वे देश में प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के बाहर जाकर देश को गालियां देते हैं। राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वे नेशनल हेराल्ड मामले में ध्यान भटकाने की कोशिश के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी दरअसल एक मंच पर भाषण दे रहे थे, इस दौरान उनके भाषण जो सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी से सवाल पूछे गए तो गिरिराज सिंह को ये सवाल पसंद नहीं आए दोस्तों, और गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं राहुल गांधी को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और वैसे भी गिरिराज सिंह जिस तरीके के नेता है दोस्तों, इनको तो नहीं ही बोलना चाहिए कि राहुल गांधी देश का अपमान करे, क्योंकि सबको पता है कि कैसे लोगों ने अब तक देश का अपमान कर रखा है। दोस्तों आप लोग को पता है कि किस पार्टी के पैतृक संगठन के दफ्तर पर 65 साल तक तिरंगा नहीं लगा दोस्तों, और किस संगठन का नाम महात्मा गांधी की हत्या में आया था, ये बात भी सबको पता है दोस्तों। उसका कौन सी पार्टी से संबंध है ये भी सबको पता है। अगर आप भी मानते हैं कि राष्ट्रवाद और तमाम तरीके के देशभक्ति से जुड़े मुद्दे को लेकर अगर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट के दौरान एक्टर रणदीप हुड्डा ने महात्मा गांधी की आलोचना करने की कोशिश की दोस्तों, और उससे बड़ी बात यह है कि सावरकर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। उनका पॉडकास्ट खत्म हुआ और 16 अप्रैल को यह पॉडकास्ट था। 5 दिनों के बाद मोदी और रणवीर हुड्डा की मुलाकात हो जाती है दोस्तों। मात्र 5 दिनों के अंदर हुई इस मुलाकात को लेकर सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसा क्या ट्रिक जानते हैं कि रणदीप हुड्डा की अचानक से मोदी से मुलाकात हो गई है दोस्तों। सब लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि रणदीप हुड्डा ने ही सावरकर को लेकर मूवी बनाई थी दोस्तों, और सावरकर की मूवी बनी, बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। इसी के साथ में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जो सवाल खड़े किए वो गंभीर है दोस्तों। 65 लाख वोटर्स ऐड करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 8,86,76,946 वोट पड़े, फिर 2019 में 8,98,38,267 वोट पड़े, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 9,30,61,760 वोट पड़े, और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में 9,70,25,119 वोट पड़े दोस्तों, यानी 44 लाख नए वोटर 5 साल में ऐड हुए, जबकि मात्र अगले 5 महीने के अंदर 40 लाख वोट ऐड कर दिए गए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये मामला कोई ना कोई बड़े झोल वाला है तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर शरद पवार अजित पवार की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करवा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। दावा करने वाले ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले पोर्टल है दोस्तों, लेकिन इस दावे पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि शरद पवार अब राजनीति से संन्यास लेकर अजित पवार को जिम्मेदारी दे देंगे? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए दोस्तों, तो ट्रंप नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए घर के बाहर तक नहीं आए, दरवाजे तक नहीं आए दोस्तों। इसके बाद गोदी मीडिया ने बड़ी बड़ी बातें मोदी को लेकर कर दी और एक नए तरीके से मोदी की तारीफ करते हुए पूरा न्यूज बनाया गया दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे ट्रंप, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए भारत जब आए जेडी वेंस, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद से दरवाजे पर पहुंचे थे जेडी वेंस का स्वागत करने के लिए। इसी से पता चलता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अमेरिका को किस तरीके से माथे पर बिठाते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका युद्ध के हालात में भारत को छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है दोस्तों। वैसे भी बार बार भारत के ऊपर भी जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं वो यही बड़ा कारण है कि बीजेपी की सरकार एकदम सॉफ्ट रवैया अपनाती है दोस्तों, जबकि अमेरिका को उसी के भाषा में जवाब देंगे तब जाकर वो सही होते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने 1971 में भारत के साथ धोखा किया था और तब से अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और इस तरीके से नरेंद्र मोदी का स्वागत करना, इसके पीछे क्या आपकी राय है दोस्तों? क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा है? इसी के साथ में वक्त कानून के खिलाफ 30 अप्रैल को ब्लैकआउट किया जाएगा दोस्तों। रात 9 बजे घरों की सभी लाइटें बंद रहेगी, ये बड़ी जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है। साथ साथ दोस्तों पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मांझी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये पाखंडियों का बाप है। कहा है कि जब मांझी मुख्यमंत्री थे और मंदिर गए थे तो बीजेपी वालों ने गंगा जल से मंदिर धुलवाया था, आज उनके झूठे पत्तल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं, उसी एनडीए गठबंधन का जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों। और बीजेपी का इतिहास किस तरीके का रहा है, जीतन राम मांझी इस बात को भूल गए हैं और बीजेपी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जीतन राम मांझी एक वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है दोस्तों, ऐसे में उन पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि आखिर बिहार के विकास के लिए जनता ने उनको वोट दिया था दोस्तों, उन्होंने नई सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर वही एनडीए गठबंधन बीजेपी के साथ चले गए थे दोस्तों। इस बयान पर आपकी क्या राय है? पूर्व शिक्षा मंत्री के बयान पर साथ साथ द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सतना जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मास्टर प्लान में आयोजित
आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौ रक्षा, वक्फ बिल और मुक्त गंगा और हिंदू राष्ट्र जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। दोस्तों उन्होंने मौजूदा सरकार और राजनीतिक दलों पर गौ रक्षा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में कोई भी दल गौ माता की रक्षा करने के लिए गंभीर नजर नहीं आता है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी आती, बल्कि भारतीय राजनीति को भारतीय संस्कृति के अनुरूप परिष्कृत करना है। जब जब राजनीतिक संस्कृति से विमुख हो जाती है, साधु संत ने इसे दिशा दी है। कुल मिलाकर दोस्तों गौ रक्षा की बात करते करते उन्होंने कई मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है दोस्तों। और शंकराचार्य ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी है। अभी तक ना तो कोई संपत्ति सरकारी हुई है और ना ही हिंदुओं के पास आई है। उन्होंने इसे सरकार का जुमला करार दिया है। दोस्तों हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है और बहुमत में हिंदू है, लेकिन संवैधानिक रूप से इसे घोषित करने के नाम पर सरकार हिंदुओं के साथ छल कर रही है और हिंदू को कट्टर होना पड़ेगा, तभी देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और गौ हत्या बंद होगी। शंकराचार्य ने गंगा को बांधने और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने जैसे मुद्दे को लेकर भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए कई सारी टिप्पणियां की है। दोस्तों कुल मिलाकर शंकराचार्य के द्वारा दिए जा रहे बयान से बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं बौखलाए रहते हैं कि कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज ना कर दिया जाए, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सौम्या विमुक्तेशानंद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर अच्छी बातें बताते हैं दोस्तों, यानी बीजेपी को एक्सपोज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर इन दिनों रैलियों और शोभा यात्रा को लेकर बवाल की घटनाएं सामने आ रही है। दोस्तों नागपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पर उठे थे सवाल, इसके बाद पुलिस किसी भी तरीके के प्रदर्शन को लेकर सतर्क हो गई है। दोस्तों रविवार को मुंबई के वडाला इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हिंदूवादी कार्यकर्ता पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके कारण स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। दोस्तों बताया जा रहा है कि वडोला में शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। दोस्तों कार्यकर्ताओं के घायल होने के बाद दावा विप ने करते हुए बताया है कि प्रशासन ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है। कुल मिलाकर दोस्तों जब परमिशन नहीं दी गई तो उसके बाद भी शोभा यात्रा निकालने का कोई औचित्य नहीं था। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। जब बिना परमिशन के यात्रा निकालेंगे तो इस तरीके से प्रशासन को बल का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें बीजेपी के कुछ लोगों को भी चोट आ सकती है। तो क्या पुलिस के लोगों को तानाशाह कहा जाएगा? दोस्तों कुल मिलाकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है दोस्तों, और वहां पर इस तरीके के हालात है कि बीजेपी की सरकार की पुलिस और हिंदूवादी संगठन के लोग ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके का प्रोटेस्ट होगा और किस लेवल पर होगा। दोस्तों जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में हरियाणा के नूह के अंदर तबलीगी जलसे में पहुंचे बीजेपी के नेता सुरेंद्र सिंह पिंटू। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू शामिल हुए और मौके पर पहुंचकर उन्होंने आपसी भाईचारे की बातें कही है दोस्तों। इसके साथ ही जिला महामंत्री जतिन बुसरी और पूर्व स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आजाद मोहम्मद भी नजर आए हैं। दोस्तों पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि ये बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने की बात की जा रही है यहाँ पर, और अच्छा आयोजन हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों जब से वक्फ कानून पास हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम समाज के बीच में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ताकि उनको सुझाया बुझाया जाए दोस्तों। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए ऐसा कानून लेकर आई होगी दोस्तों, और ये बात एकदम सही भी है। साथ साथ कनाडा के अंदर गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की गई दोस्तों। इसके बाद एक मंदिर को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है। इसके प्रवेश द्वार पर स्तंभों पर खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए हैं दोस्तों। मंदिर प्रबंधन ने एक गहरे दुख के साथ समुदाय को 19 अप्रैल 2025 को तड़के लगभग 3 बजे हुई एक परेशान करने वाली घटना की जानकारी मिली है दोस्तों। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने इन बातों को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों कनाडा के साथ भारत के संबंध पहले खराब हो गए थे। इन्हीं मामलों को लेकर अब एक नया व्यक्ति चुनकर आने वाला है दोस्तों, फिर भी अभी तक संबंध सुधर नहीं रहे। आपको क्या लगता है भारत और कनाडा के फ्यूचर के बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया के कई सारे मंदिरों के ऊपर भी अटैक हो रहा है जो काफी गंभीर मामला है दोस्तों। इसी के साथ में बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा और सुप्रीम कोर्ट में हो रही बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। इस याचिका पर सुनवाई की मांग वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से की थी दोस्तों। विष्णु ने कहा कि बंगाल में मेरा मिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है दोस्तों। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परम आदेश जारी करें, वैसे भी हम पर कार्यपालिका के काम पर अतिक्रमण करने के आरोप लगते आए हैं दोस्तों। यानी कुछ बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि कार्यपालिका के काम यानी पार्लियामेंट और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर कोर्ट रोक लगा देता है, जो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है दोस्तों। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गवई के द्वारा दिए गए बयान से समझ में आ रहा है कि अभी क्या माहौल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों। आपको क्या लगता है वक्फ कानून के बारे में जो 7 दिनों के बाद फैसला आएगा तो किस और हवा बहने वाली है, लिखकर जरूर बताएगा। हालांकि प्रोटेस्ट लगातार जारी है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखे तो आपका चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।